मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बल, संवेग और आवेग की। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में बल और संवेग में एक संबंध होता है वो पूछा जाता है, संवेग और आवेग में संबंध होता है ये पूछा जाता है और आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। तो आज के बाद से आपको इस फॉर्मूला को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जब हम लोग बल की बात करते हैं तो आप लोग बहुत पहले से वाकिफ़ हैं कि सर बल को हम लोग क्या कहते हैं, F कहते हैं और इसके लिए फार्मूला लिखते हैं ma लिखते हैं। फार्मूला क्या लिखते हैं सर, ma लिखते हैं। अब आपको पता है कि ये जो बल का व्यंजक है ये कहाँ से आया है, ये फार्मूला, तो आप कहते हो सर कि ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया है, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। मतलब क्या कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से आया है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बल के बाद कि सर संवेग भी होता है। क्या होता है, संवेग भी होता है। इसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। और क्या कहते हैं कि सर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से, और फार्मूला क्या लिखते हैं, mv। P इक्वल टू क्या लिखते हैं सर, mv लिखते हैं। और इस mv का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान अगुना वेग, द्रव्यमान अगुना वेग, ये चीज़ हम लोग कहते हैं। मतलब क्या कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और फिर हम लोग जब आवेग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आवेग की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसको इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसको या तो हम लोग I से रिप्रेजेंट करते या फिर J से रिप्रेजेंट करते। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए जो लगने वाला बल होता है और जितने समय के लिए वो बल लगता है उसके गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। मतलब क्या कि किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए बल लग रहा है और जितना बल लग रहा है और जितना देर के लिए लग रहा है दोनों को गुना कर देते हैं तो हम लोग को आवेग निकल जाता है। ये दोस्तों आप लोग परिचित हैं इसके फॉर्मूला से। लेकिन आइए कुछ बेसिक चीज़ की बात करते हैं। पहले जब हम लोग बल की बात करते हैं तो कहते हैं सर बल जो होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से इसका हमको व्यंजक मिला और हम लोग इसको न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को संवेग के पद में भी डिफाइन करते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है और ये परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर वस्तु में द्रव्यमान होगा। जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वस्तु क्या होगा, विस्थापित होगा। मतलब क्या कि वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से गति अवस्था में आना चाहेगा। स्थिर अवस्था से क्या होगा, गति अवस्था में आना चाहेगा। सीधे सीधे तौर पे आप कहेंगे कि सर वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा। मैं क्या कह रहा हूँ सर कि जब आप कहते हो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ को संवेग के पद में डिफाइन करो, किसके पद में डिफाइन करो, संवेग के पद में, तो आपको मालूम है कि F इक्वल टू ma होता है। और आप कह रहे हो कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो हम क्या कह रहे हैं सर कि मान लीजिए कि आप किसी वस्तु पर बल लगाए और उस वस्तु का बल क्या हो जाए, V1 से V2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि आपने किसी वस्तु पर बल लगाया और उस वस्तु का वेग जो है वो V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। V1 से क्या हो गया, V2 हो गया। और कितने समय में, तो ये आपका T समय में, कितने समय में, T समय में। तो आप क्या कहते हो कि सर यहाँ पे जो वेग में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, मतलब ये हुआ कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। और हम लोग इसको लिखते भी हैं, क्या लिखते हैं कि V2 माइनस V1 बटा T, V2 माइनस V1 बटा T। भाई यही ना आपका त्वरण होता है। V1 आपका यहाँ पे प्रारंभिक वेग, V2 क्या हो गया आपका अंतिम वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दिए तो मेरा क्या हो गया, त्वरण निकल गया। देखिए हमने आपको ऐसा क्यों बोला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें कि जब हम लोग बल को संवेग के टर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे F इक्वल टू हम ma लिखे हैं। क्या हम F इक्वल टू हम a इक्वल टू ये फार्मूला रख सकते हैं यहाँ पे a के जगह पे, तो mv2 बटा v1 बटा t। क्यों, तो आप कहेंगे कि सर जब वस्तु पर बल लगाए तो वस्तु के वेग में परिवर्तन हुआ, वस्तु v1 से v2 हो गया, इसीलिए वेग में परिवर्तन की दर त्वरण को निकाल लिए।
तो देखिए F इक्वल टू क्या हो जाता है mv2 माइनस mv1 बटा टी। F इक्वल टू क्या हो जाता है mv2 माइनस mv1 बटा टी। ध्यान दीजिएगा कि आप कह रहे हैं कि सर संवेग का मतलब क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उसका जो वेग होता है उसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ पे द्रव्यमान भी है और वेग भी है, दोनों का गुणनफल है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे mv2 है तो क्या हम इसको F इक्वल टू ये लिख दें, हम mv2 को P2, mv2 को क्या लिख दें सर P2, और mv1 को हम लोग P1 लिख दें तो P2 माइनस P1 बटा T। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब फिजिक्स में आपको किसी राशि को समय से भाग देना हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे वो रेट बता रहा है और वो उसके परिवर्तन की दर को बता रहा है। तो यहाँ पे ये P2 माइनस P1 संवेग में परिवर्तन, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तब इसको हम लोग संवेग में परिवर्तन की दर पढ़ेंगे। तो यही ना न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है। क्या कहता है न्यूटन का सेकेंड लॉ? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है मेरे मित्र कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर तो P2 माइनस P1 बटा T, तो संवेग में परिवर्तन की दर ही ना हुआ, उस पर लगे बल के समानुपाती होती है। मतलब जो उस पर लगाएंगे बल उसके क्या होगा, समानुपाती होगी, और ये जो परिवर्तन होगा ये बल के दिशा में होगा। मतलब क्या कि जब आपको क्वेश्चन में ये रहे कि आप बल को संवेग के टर्म में लिखिए तो आप क्या लिखेंगे, F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। संवेग में परिवर्तन की दर क्या होगा, क्या हो गया ये, संवेग में परिवर्तन की दर। दोस्तों अब आप इस दोनों ही चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सबों को मालूम होगा कि बल का SI यूनिट क्या होता है। तो बल का यहाँ पे मास kg लेते हैं, इसके लिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए, और इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं ना। अच्छा ध्यान दीजिए, आप लोगों को एक और चीज़ रटना पड़ता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये चीज़ आपको रटना होता है, नहीं रटिएगा। ये आपका SI यूनिट है ना, ये आपका क्या है, SI यूनिट। आप कहते हो जो डाइन जो है वो बल का CGS यूनिट है। तो अरे भाई CGS यूनिट है तो इसी SI यूनिट को आप CGS में कर दीजिए ना चेंज। यहाँ पे 1 kg, आप कह रहे हो सर 1 न्यूटन, आप यही ना कह रहे हो कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हम 1 न्यूटन कब कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि अगर वस्तु का मास कितना हो, 1 kg हो, और उस पर इतना बल लगाए कि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तब हम लोग कह रहे हैं कि जो बल लगा रहे हैं उस बल का परिमाण कितना है, 1 न्यूटन है। तो भाई 1 kg है, CGS में इसको हमको लाना है। किस में लाना है सर, CGS में लाना है। तो kg क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 kg है तो यहाँ पे हो जाएगा सर 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। अच्छा ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि समय आपका ऐसा मात्रक है जिसकी यूनिट मात्रकों के किसी भी पद्धति में चेंज नहीं होती, हमेशा सब में सेकेंड ही रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 1 kg था तो हम इसको 1000 ग्राम लिख दिए। अब मीटर में है तो हम मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में मापा जाएगा, मास ग्राम में, और टाइम किस में, सेकेंड में। तो 1000 गुना हम इसको क्या कर दिए सर, 100 कर दिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं सर कि ये 1000 और 100, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर 5 इसको लिख दिए, तो क्या गलत कर दिए। तो इसीलिए ना हम लोग कहते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना होता है आपका, 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। बल सदिश राशि है, संवेग 100 से संवेग और 100 से सदिश, संवेग भी आपका क्या है, सदिश राशि है। इसका भी यूनिट kg और वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आइए संवेग और आवेग की बात कर लेते हैं। देखिए जब सीधे सीधे हम लोग आवेग को डिफाइन करते हैं, इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, तो क्या कहते हैं कि सर किसी वस्तु पर लगने वाला बल और वो बल जितने समय के लिए लग रहा है, दोनों के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। और आवेग का जो SI यूनिट हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन, और ये कितना हो जाता है आपका, सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड क्या हो जाता है आपका, आवेग का SI यूनिट हो जाता है।
अब आप कहिएगा कि सर इसका आवेग का संवेग के साथ क्या कनेक्शन है। मेरे मित्र, आवेग हम लोग क्या कहते हैं, आवेग इक्वल टू क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन। आवेग इक्वल टू क्या कहते हैं हम लोग, संवेग में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, हमने सिर्फ संवेग में परिवर्तन बोला है, संवेग में परिवर्तन की दर नहीं बोला है। तो हम लोग आवेग इक्वल टू क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे हो जाएगा संवेग में परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पे कि आपने बल और संवेग के बीच में क्या संबंध निकाला था, तो सर F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। तो हम इसी इक्वेशन को फिर से यहाँ पे लिखते हैं, F इक्वल टू P2 माइनस P1 बटा T। अब इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ कुछ ना है तो 1 है, तो आप क्या कहते हैं सर P2 माइनस P1 और ये F को T से गुना कर दीजिए तो FT। अरे भैया आप आवेग के लिए क्या फार्मूला निकाले हो, क्या लिखते हो सर, तो सर आवेग जो होता है वो वस्तु के बल और वो बल जितना देर के लिए किसी वस्तु पर लगता है उस दोनों के गुणनफल को, मतलब बल और समय के गुणनफल को हम लोग आवेग कहते हैं। यहाँ भी तो आपका बल और समय का गुणनफल दिया हुआ है, बट ये किसके बराबर है, तो P2 दूसरा संवेग और माइनस P1 ये आपका पहला संवेग। तो संवेग में परिवर्तन के क्या है, ये बराबर है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग के टर्म में या संवेग के पद में आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं सर P2 माइनस P1 क्या होता है, P2 माइनस P1 इक्वल टू FT होता है, आवेग होता है। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आवेग जो होता है ये भी आपका क्या होता है कि एक सदिश राशि होती है। आवेग भी क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। दोस्तों ये आपका एक शॉर्ट रिव्यू था, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको ये समझाना था और ये समझाना था, और क्योंकि आप लोग इसको रटते रहते हैं, ये सारी चीज़ तो आपको पता ही रहता है, और ये भी आपका मेरा मकसद था, मेन मोटो था इस चीज़ को समझाना कि देखिए यहाँ पे ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तब ना हम लोग इसको न्यूटन बोले हैं। तो भाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कि सर 1000 ग्राम केजी मीटर है तो गुना 100 गुना 100, एक ही सेकेंड ना भाई कहेंगे, जब यूनिट मात्रा के लिए निकाल रहे हैं तो एक ही सेकेंड के लिए निकालेंगे, तब बटा 1 का हम स्क्वायर कर लेंगे तो से क्या फ़ायदा होगा, कुछ होगा, कुछ न किए हैं। यही 3 गो जीरो इधर और 2 गो जीरो इधर, 3 2 5 10 टू द पावर 5 और 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 टू द पावर 5। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप इस तीनों चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।